गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट का जो इवोल्यूशन है, जो आज हमें एंजियोस्पर्म प्लांट दिखाई देते हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में विकासीय प्रवृत्ति, कि किस प्रकार से एंजियोस्पर्म प्लांट का विकास हुआ है। एंजियोस्पर्म का ओरिजिन पॉलीफाइलेटिक या बहुस्रोतवादी माना गया है, कि ऐसा नहीं कह सकते कि एंजियोस्पर्म प्लांट जो हमें आज के टाइम में दिखाई देते हैं वो ऐसे कैसे ही एक सिंपल डायरेक्शन में, एक वन डायरेक्शन में इनका डेवलपमेंट हुआ और जो आज प्लांट दिख रहे हैं इस तरह से बन गए हो, जबकि इसे ऐसा ना मान करके पॉलीफाइलेटिक माना जाता है, कि इनके जो पूर्वज रहे होंगे एंजियोस्पर्म प्लांट की, जो एंसेस्टर होंगे, वो अलग अलग कैरेक्टर्स वाले होंगे और कई डायरेक्शन से इनका डेवलपमेंट हुआ, जो जिसके कारण जो आज एंजियोस्पर्म प्लांट हमें दिखाई दे रहे हैं वो इस तरह से ओरिजिन इनका हुआ है। तो पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन इनका माना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के पादप कभी प्रकृति में उपस्थित नहीं थे जिनसे आज के एंजियोस्पर्म डेवलप हुए होंगे, किंतु काल्पनिक रूप से हम ऐसे पादपों की कल्पना कर सकते हैं जिनसे आज उपस्थित सभी विभिन्न प्रकार के एंजियोस्पर्म ग्रुप के पादपों के विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन का ओव्यूल से कुछ दूरी पर स्टाइल पर जर्मिनेट होना तथा फ्रूट का बनना आदि सभी गुण उपस्थित थे, किंतु एक भी ऐसा गुण अनुपस्थित था जो आज के किसी भी एंजियोस्पर्म ग्रुप में पाया जाता था। तो ये जो कैरेक्टर हैं, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, एंजियोस्पर्म प्लांट का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण एंडोस्पर्म बनता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो बहुत ही रिड्यूस्ड हो चुकी होती है इनके प्लांट की। इसी तरह से पॉलन ग्रेन होता है, पॉलिनेशन के टाइम पर ओव्यूल से दूर जो स्टाइल होती है उसके ऊपर आकर के यह गिरता है, पॉलन ग्रेन वहां आकर के उस पर गिरेगा और फिर वहां ये जर्मिनेट होता है। इसी तरीके से एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्रूट का बनना, तो जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ऐसा पहले कोई एंजियोस्पर्म प्लांट रहा होगा जिसमें सारे कैरेक्टर मिलते होंगे, जबकि यह धीरे धीरे डेवलप हुए हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और इस तरह से जो आज हमें एंजियोस्पर्म प्लांट दिखाई दे रहे हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है। प्लांट्स को एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रखने के लिए जो भी लाक्षणिक गुण होते हैं वह सभी अलग लक्षण अलग अलग दिशाओं में एनाटॉमिकल, शारीरिकीय, वेजिटेटिव, कायिक तथा फ्लोरल वर्ल्ड के विकास के क्रम में क्रमशः पृथक पृथक विकसित हुए होंगे। आज जो हम एंजियोस्पर्म प्लांट के कैरेक्टर देखते हैं कि इसका कैसा हो सकता है, ट्री लाइक हो सकता है, श्रब हो सकता है, हर्ब हो सकती है। इसी तरह से उसमें फ्लावर कैरेक्टर अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टर है वो एक साथ डेवलप ना होकर के अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप हुए हैं, कि पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन हुआ है, पॉलीफाइलेटिक एवोल्यूशन हुआ है, इनका डेवलपमेंट हुआ है, और इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप होकर के आज जो एंजियोस्पर्म है वो बने हैं। लेकिन यह सभी कुछ प्रिमिटिव और कुछ एडवांस कैरेक्टर आपस में इस प्रकार गुथे हुए पादपों में उपस्थित थे कि वह पादप एंजियोस्पर्म कहलाने के योग्य हो गए। और जो ये सारे एंजियोस्पर्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं कि प्लांट के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो धीरे धीरे इस तरह से आपस में एक ही प्लांट में जब उपस्थित होने लगे तो इन प्लांटों को एंजियोस्पर्म कहा जाने लगा। अब यहाँ देखते हैं एम्स 1961 ने वर्तमान में उपस्थित जीवित पादपों को आधार बनाकर एंजियोस्पर्म के विकास पर अपना मत प्रस्तुत किया। तो इन्होंने क्या किया, जो जीवित एंजियोस्पर्म प्लांट हैं या जीवित प्लांट हैं उन सबको अपना आधार बनाया और फिर एंजियोस्पर्म के इवोल्यूशन के बारे में बताया। एंजियोस्पर्म के विभिन्न कायिक व पुष्पीय संरचनाओं में पहले कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, लेकिन बाद में रिट्रोग्रेसिव परिवर्तनों की वजह से इन्हीं संरचनाओं का सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन हुआ, कि जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा था, सबसे पहले डाइकॉट प्लांट आए, फिर उसके बाद मोनोकॉट आए। डाइकॉट प्लांट कॉम्प्लेक्स थे और मोनोकॉट
प्लांट के जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स थी काफ़ी सिंपल होती थी। तो इन्होंने क्या किया, एम्स ने जितने भी जीवित पादप हैं, लिविंग प्लांट्स हैं, उनके आधार बना लिया, उनके कैरेक्टर्स को देखा, उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे इन्होंने। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के साथ उन्होंने जो इनकी फ्लोरल स्ट्रक्चर्स थी वो देखी। तो उन्होंने ये बताया कि पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई है, कि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्लांट बने। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे वो रिड्यूस्ड होने लगे, कम होने लगे, और रिट्रोग्रेसिव चेंजेस इनमें आए, जिसके कारण इन स्ट्रक्चर्स का सिंप्लीफिकेशन हुआ है, सरलीकरण हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं डाइकॉट में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलती हैं और मोनोकॉट में सिंपल स्ट्रक्चर मिलती हैं। एंजियोस्पर्म के इवोल्यूशन को समझाने के लिए एक एक लक्षण की विकासीय प्रवृत्ति, इवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ ईच कैरेक्टर की अलग से व्याख्या की गई है, जो इस प्रकार है। अब इन्होंने क्या किया है कि जो एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, यह बताने के लिए जितने भी कैरेक्टर होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के, उन सबको एक एक करके डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट से मतलब होता है प्रकृति व आवास। प्रकृति की, प्लांट की प्रकृति कैसी हो सकती है, वुडी स्टेम है या फिर ट्री लाइक है, श्रब है या हर्ब है। तो ये इसकी प्रकृति होती है, और आवास ये होता है कि जहाँ पादप पाया जाता है, वो रीजन उसका आवास कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यह माना जाता है कि एंजियोस्पर्म प्लांट का ओरिजिन मोइस्ट ट्रॉपिकल रीजन, नम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हुआ था। जो नम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उनमें सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ, क्योंकि आज भी अधिकांश पादप जातियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। कई नई जातियां न्यू स्पीसीज मोइस्ट ट्रॉपिकल रीजन में मिलती हैं। इन प्लांट की हैबिट श्रब या वुडी, या तो ये झाड़ी हो सकता है, ट्री हो सकता है, कास्टी हो सकता है, इस तरह की इनकी हैबिट मिलती है। तो ये इसका फर्स्ट करेक्टर हो गया, हैबिट एंड हैबिटेट, कि मोस्ट ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नई स्पीसीज हैं। और ये है, वुडी भी हो सकती है, ट्री भी हो सकता है, और श्रब भी हो सकता है, हर्ब भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पत्तियां। प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो किस तरह से मिलेगी, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट, जो आद्य आवृत बीजी पादप हैं, प्रिमिटिव प्लांट है, उनमें जो पत्तियां होती हैं वो सिंपल और एंटायर होती है। सिंपल से मतलब सरल, बिल्कुल सरल पत्ती मिलेगी, एंटायर अछिन्न इसके मार्जिन या किनारे पाए जाते हैं, जिसके मार्जिन होते हैं वो एंटायर होते हैं। इस तरह की लीफ मिलती है। अब प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म का ही अब एक्सेप्शन देखते हैं। ये इसका एक्सेप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिमिटिव फैमिली। इसमें रेननकुलेसी में जीनस क्लीमेटिस, इसमें क्या होता है, कंपाउंड पिन्नेट संयुक्त पिच्चाकार लीफ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जब भी अपन कोई भी इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देख रहे हैं या प्लांट का डिस्कशन देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में यहाँ हमने देख लिया कि सिंपल लीफ मिल रही है, एंटायर मार्जिन मिलता है। लेकिन अब यहीं पर ही इसका एक्सेप्शन आ गया कि जो प्रिमिटिव फैमिली है रेननकुलेसी, इसमें इसका जीनस है क्लीमेटिस, इसमें क्या होता है, कंपाउंड पिन्नेट लीफ या संयुक्त पिच्छाकार पर्ण मिलती है। कंपाउंड पिन्नेट लीफ क्या होती है, ए लीफ विच इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लीफलेट्स। कंपाउंड पिन्नेट लीफ का मतलब होता है एक लीफ है और वो आगे जा करके क्या होता है, वो और आगे डिवाइड हो जाती है, वो लीफलेट्स में, पर्णकों में विभाजित हो जाएगी। बाई पिन्नेट लीफ क्या होगी, अगर दो बार वो डिवाइड हो रही है लीफलेट्स में, तो उसे बाई पिन्नेट लीफ कहते हैं। इसी तरह से लेग्यूमिनोसी फैमिली है जो एडवांस फैमिली होती है, जिसमें कि कंपाउंड लीफ पाई जाती है। कंपाउंड लीफ मिलती है, लेकिन अब यहाँ पर भी इसका एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि एडवांस फैमिली में भी कौन सा एक्सेप्शन है, जिसमें प्रिमिटिव टाइप की लीफ मिलेगी, जैसे क्रोटोलेरिया जिम्सिया, एलिसी कार्पस, इंडिगोफेरा कॉर्डिफोलिया। तो इनमें सिंपल लीफ पाई जाती है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सिंपल एंटायर, ये सरल अच्छिन किनारों वाली पत्तियां प्रिमिटिव होती है, और यह मुख्यतः वुडी काष्ठीय पादपों में प्रिमिटिव प्लांट होते हैं उनमें पाई जाती है। जैसे प्रिमिटिव सब क्लास यहाँ दी हुई है मैग्नोलिडी, तो इसमें इस टाइप की पत्तियां पाई जाती हैं, जो सिंपल होगी, एंटायर मार्जिन होंगे, अच्छिन किनारे। तो ये प्रिमिटिव टाइप की लीफ मैग्नोलिडी में पाई जाती है। अब यहाँ पर भी
वेनेशन देखेंगे मैग्नोलिडी में रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो प्रिमिटिव टाइप का वेनेशन है, जालिकावत शिराविन्यास। तो इस तरह से जो जालिकावत शिराविन्यास है वो या रेटिकुलेट वेनेशन है वो प्रिमिटिव होता है। तो यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन प्रिमिटिव है, और जो पैरेलल वेनेशन होता है वो कहाँ मिलता है, मोनोकॉट्स की सभी पत्तियों में पाया जाता है। और जैसे गेहूं की पत्ती हो गई, चावल की पत्ती हो गई, तो इन सब में क्या मिल रहा है, पैरेलल वेनिशन देखने को मिलता है। और यह काफी एडवांस टाइप का वेनिशन होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, जो सिंपल एंटायर मार्जिन वाली लीफ है वो प्रिमिटिव होती है, कंपाउंड लीफ एडवांस होती है। इसी तरह से जो रेटिकुलेट वेनिशन है वो प्रिमिटिव है, और पैरेलल वेनिशन एडवांस होता है, जो कि मोनोकॉट्स में पाया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल या अणुपर्ण। तो अणुपर्ण क्या होती है, इन्हें ऑर्गन सुई जेनेरिस के रूप में जानते हैं। तो ये ऑर्गन सुई जेनेरिस होती है, मतलब इनका जो ओरिजिन है वो खुद से ही होगा। अणुपर्ण प्रिमिटिव प्लांट में काफी फैमिलीज में पाई जाती हैं, लेकिन सिम्पेटली सिम्पेटली की जो एडवांस फैमिलीज हैं उनमें भी यह पाई जाती है। प्रिमिटिव प्लांट में तो मिल ही रही है, इसके अलावा जो सिम्पेटली है उसमें भी पाई जाती है एडवांस फैमिली में। लगभग 40% वुडी प्लांट में अणुपर्ण या स्टिप्यूल पाए जाते हैं, जबकि 20% हार्बू में यह अणुपर्ण उपस्थित रहते हैं। तो ये इस तरह से मिलेंगे। एंजियोस्पर्म में एकांतरपर्ण अल्टरनेट अरेंजमेंट प्रिमिटिव होता है, जबकि सम्मुख और चक्रिक पर्ण को एडवांस माना जाता है। जो क्रॉस, जो अपोजिट टाइप का जो लीफ अरेंजमेंट होगा, और एक वोल्ड में जो लीफ पाई जाती है वो एडवांस होती है, सम्मुख और चक्रिक, जबकि जो एकांतर पर्ण है वो प्रिमिटिव मानी जाती है। स्टोमेटा देखते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट। स्टोमेटा को कहते हैं रंध्र। तो सबसे प्रिमिटिव टाइप के स्टोमेटा होता है रेननकुलेसियस टाइप के स्टोमेटा, जिन्हें सबसे प्रिमिटिव कहते हैं। इनमें क्या होता है, गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल सामान्यतः एपिडर्मल या अधिचर्म कोशिकाओं से घिरी हुई रहती है, और इसमें जो सब्सिडरी सेल होती है वो एब्सेंट होती है। तो कैसे गार्ड सेल मिलेगी, गार्ड सेल के चारों ओर एपिडर्मल सेल मिलेगी, और एपिडर्मल सेल के चारों ओर अब यहाँ पर सब्सिडरी सेल एब्सेंट होती है। तो ये रेननकुलेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा होते हैं। ये रेननकुलेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा, यहाँ पे सब्सिडरी सेल एब्सेंट है। तो रेननकुलेसियस टाइप के बाद बना पैरासिटिक। पैरासिटिक या रुबेशियस टाइप भी इसे कहते हैं, और इसमें 2 से 4 सब्सिडरी सेल पाई जाती है। अब इसके इससे ज्यादा एडवांस होता है पैरासिटिक से डायसिटिक। डायसिटिक में क्या होगा, कैरियोफिलेसियस टाइप के पाया जाता है, और इसमें ज्यादा सब्सिडरी सेल पाई जाती है। तो सबसे प्रिमिटिव हो गया रेननकुलेसी। रेननकुलेसी से एडवांस है रेननकुलेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा से पैरासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, और उससे भी ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा एडवांस मिलेगा डायसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो इस तरह से स्टोमेटा यहाँ पर देखे जाते हैं, क्योंकि रेननकुलेसियस में क्या होगा, सब्सिडरी जो या सहायक कोशिकाएं हैं गार्ड सेल के चारों, और वो एब्सेंट होती है, जो कि पैरासिटिक या रुबेसियस टाइप में सब्सिडरी सेल पाई जाती है। इसी तरह से डायसिटिक या कैरियोफिलेसियस टाइप वाले में सब्सिडरी सेल उपस्थित रहती है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे एस्ट्रेसी फैमिली है, काफी एडवांस फैमिली होती है एस्ट्रेसी, और इसमें क्या होता है, रेननकुलेसिस टाइप ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं एस्ट्रेसी फैमिली में भी। सब्सिडरी सेल सहायक कोशिकाओं का रिड्यूस्ड होना रिट्रोग्रेसिव चेंज या प्रतिक्रमण परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न सिंप्लीफिकेशन द्वारा माना जा सकता है। अब जैसे यहाँ स्ट्रेसी फैमिली एडवांस है, एडवांस होने के कारण क्या है, इसमें रेननकुलेसियस टाइप के स्टोमेटा मिल रहे हैं, जबकि मिलने चाहिए थे प्रिमिटिव फैमिली में, क्योंकि ये प्रिमिटिव स्टोमेटा का टाइप है, रेननकुलेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे यह माना जाता है कि यहाँ पे रिट्रोग्रेसिव चेंजेज हुए होंगे। रिट्रोग्रेसिव चेंजेज के कारण क्या होगा, रिवर्स में चेंजेज हुए हैं, जिसके कारण जो सब्सिडरी सेल है या सहायक कोशिकाएं वो रिड्यूस्ड होती चली गई होंगी, और इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थी उसका सिंप्लीफिकेशन हुआ है, और सिंपल टाइप का जो रेननकुलेसियस टाइप स्टोमेटा है इसका डेवलपमेंट हुआ है इसमें एस्ट्रेसी फैमिली में। प्रिमिटिव लीफ कैरेक्टर देखते हैं यहाँ पर, सिंपल, अल्टरनेट, एंटायर लीफ एंड रेननकुलेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो ये इसके प्रिमिटिव लीफ के कैरेक्टर होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्टेटिस्टिकल बेसिस के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिक प्रिमिटिव कैरेक्टर एक साथ एक ही पादप में उपस्थित होते हैं तो वह प्रिमिटिव फैमिली या प्लांट कहलाता है। कि जब काउंटिंग कर रहे हैं कैरेक्टर्स की,
कि कितने कैरेक्टर प्रिमिटिव टाइप के उपस्थित है किसी प्लांट या फैमिली में और कितने टाइप के एडवांस कैरेक्टर उसमें उपस्थित हैं। काउंटिंग की, अगर प्रिमिटिव कैरेक्टर का नंबर ज़्यादा आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे कि यह जो प्लांट या फैमिली है प्रिमिटिव है। अगर एडवांस कैरेक्टर की जो काउंटिंग कर रहे हैं और वो ज़्यादा आ रहे हैं प्रिमिटिव से तो एडवांस फैमिली कहलाती है। तो इस तरह से किसी फैमिली को हम एडवांस या प्रिमिटिव कहते हैं, प्लांट को एडवांस या प्रिमिटिव कहेंगे कि उसमें कौन से कैरेक्टर, किस टाइप के कैरेक्टर उसमें ज़्यादा है और कौन सा उसमें कम है। अपवाद एक्सेप्शन के रूप में कुछ प्रिमिटिव प्लांट में एडवांस कैरेक्टर पाए जाते हैं और एडवांस प्लांट फैमिली में प्रिमिटिव कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया एडवांस कैरेक्टर जो फैमिली और प्रिमिटिव फैमिली के बारे में। लेकिन अब क्या होता है, जो एडवांस फैमिली में भी कुछ प्रिमिटिव कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें प्रिमिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या होता है, वहाँ पे एक्सेप्शन या अपवाद कहलाते हैं। कि जैसे कोई एडवांस फैमिली है उसमें कोई प्रिमिटिव कैरेक्टर वाला प्लांट मिल गया तो उसमें सारे कैरेक्टर प्रिमिटिव हो गए लेकिन फैमिली उसकी एडवांस है। इसी तरह से कोई प्रिमिटिव फैमिली है और उसमें कैरेक्टर सारे एडवांस है तो वहां पर यह जो कैरेक्टर है कैरेक्टर के आधार पर वो एक्सेप्शन बन जाएगा। और इस तरह से यह देखा जाता है कि एडवांस और प्रिमिटिव फैमिली किस तरह से डिसाइड की जाती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं वैस्कुलर स्ट्रक्चर। वैस्कुलर स्ट्रक्चर होती हैं संवहनी संरचनाएं। तो संवहनी संरचनाओं के आधार पर यह देखा जाता है कि कौन सी प्रिमिटिव है और कौन सी एडवांस स्ट्रक्चर इसमें पाई जा रही है। तो इसमें क्या करते हैं, जो नोडल एनाटॉमी होती है उसकी स्टडी करते हैं। नोडल एनाटॉमी, नोड क्या होती है, नोड वो होती है जो दो इंटरनोड्स को कनेक्ट करती है और जहां से लीफ उत्पन्न होती है। तने पर उपस्थित दो लीफ ट्रेस स्टील में एक गैप से डेवलप होते हैं। यह फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म फैमिली जैसे ऑस्ट्रोबोलेसी, एलिडिएसी आदि में पाई जाती है, लेकिन इनकी उपस्थिति वर्बिनेसी, लैमिएसी और सोलनेसी फैमिली में भी उपस्थित रहती है। नोडल एनाटॉमी में क्या होगा कि लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। लीफ ट्रेस क्या होते हैं, जो लीफ गैप होता है, स्टील होती है, स्टील जो कि उसके वैस्कुलर सिस्टम होता है उसमें एक गैप डेवलप होगा और वहां से लीफ ट्रेस डेवलप होते हैं और इसके सहायता से जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो डायरेक्टली लीफ के जाइलम फ्लोएम से कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि उसमें वाटर का कंडक्शन, मिनरल्स का कंडक्शन और जो न्यूट्रिएंट्स फूड मटेरियल होता है उसका कंडक्शन होता है। तो ये जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, फर्न्स में पाई जाती है। इसी तरह से जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म फैमिलीज है जैसे ऑस्ट्रोबोलेसी, एलिडिएसी, इन सब में यह पाई जाती है। लेकिन जैसे कुछ ये एडवांस फैमिली हैं, वर्बिनेसी, लैमिएसी और सोलनेसी, इनमें भी यह उपस्थित रहती है। ई डब्ल्यू सिन्नोट ने एंजियोस्पर्म की नोडल एनाटॉमी पर शोध किए और प्लांट के क्लासिफिकेशन में नोड की महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने बताई। तो इन्होंने जो नोडल एनाटॉमी थी इसकी स्टडी करके यह बताया कि जो प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है उसमें इसकी यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डबल लीफ ट्रेस वाली नोड। तो ये नोड है जिसमें डबल लीफ ट्रेस इसमें पाए जा रहे हैं और ये इसके लीफ गैप हैं। जो ये थी, अब इसमें क्या हुआ, इस वाली जो सबसे प्रिमिटिव टाइप की है ये, इससे डेवलप हुई है प्रिमिटिव टाइप ऑफ नोड। तो इससे डेवलप हुई है सिंगल लीफ ट्रेस बाय फ्यूजन ऑफ टू ट्रेसेस। तो यूनिलैक्यूनर डेवलप हुई है इस वाली सबसे प्रिमिटिव टाइप की नोडल एनाटॉम नोडल से नोड से। तो यूनिलैक्यूनर में क्या मिलेगा, जो सिंगल लीफ ट्रेस होता है और जो दो लीफ ट्रेस थे, जैसे यहाँ पे दो लीफ ट्रेस देखने को मिल रहे थे, इनका आपस में फ्यूजन हो जाएगा और एक ही लीफ ट्रेस बनेगा। तो इसे कहते हैं यूनिलैक्यूनर नोड। अब यूनिलैक्यूनर नोड से डेवलप हुई है आगे ट्राइलैक्यूनर नोड, जिसमें क्या हुआ, जो ये लीफ ट्रेस थे, टू लीफ ट्रेस का यहाँ पे फ्यूजन होकर एक लीफ ट्रेस बना और यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे लीफ ट्रेस बन जाएंगे और ये लेटरल या मीडियन ट्रेस इसमें बनेंगे। तो ये ट्राइलैक्यूनर बनी है और ट्राइलैक्यूनर से डेवलप हुई है। अब इसमें और आगे जाकर के लेटरल ट्रेसेस का डेवलपमेंट होगा और इस तरह से ये बनी है मल्टीलैक्यूनर नोड। तो यहाँ पे ये फाइलोजेनेटिक ओरिजिन ऑफ नोडल एनाटॉमी इन एंजियोस्पर्म दिखाया गया है। सबसे पहले सबसे प्रिमिटिव टाइप की नोड दिखाई गई है जिसमें दो लीफ ट्रेस है। दो लीफ ट्रेस वाली से डेवलप हुई है सिंगल लीफ ट्रेस वाली नोड, जिसे यूनिलैक्यूनर कहते हैं। यूनिलैक्यूनर से ट्राइलैक्यूनर और ट्राइलैक्यूनर से मल्टीलैक्यूनर नोड डेवलप हुई है।
तो इस तरह से यहाँ ये देखते हैं कि यूनिलैक्यूनर एक रिक्तकी, ट्राइलैक्यूनर रिक्तकी और मल्टीलैक्यूनर बहुरिक्तकी टर्म्स इन्होंने यूज में लिए हैं। तो ट्राइलैक्यूनर इन्होंने प्रिमिटिव बताई है और उससे एडवांस यूनिलैक्यूनर बताई है और फिर उसके बाद मल्टीलैक्यूनर को इन्होंने मोस्ट एडवांस बताया है। तो जो मल्टीलैक्यूनर होती है वो स्वतंत्र रूप से विकसित गैप व लीफ ट्रेस से डेवलप होती है। तो सबसे प्रिमिटिव हो गई ट्राइलैक्यूनर, उसके बाद यूनिलैक्यूनर और मल्टीलैक्यूनर। लीफ ट्रेस, अब यहाँ देखते हैं लीफ ट्रेस क्या होते हैं। ए वैस्कुलर बंडल इन द स्टेम ऑफ प्लांट दैट डायरेक्टली कनेक्ट द स्टेम विद ए लीफ। तो जो स्टेम का जो लीफ वैस्कुलर बंडल होता है वो इस लीफ के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो उस रीजन को लीफ ट्रेस कहते हैं। दोनों के बीच का जो वैस्कुलर सिस्टम है वो उस लीफ ट्रेस की हेल्प से कनेक्टेड रहता है। लीफ गैप, ए स्पेस इन द स्टेम ऑफ ए प्लांट थ्रू विच द लीफ ग्रोज। अब यहाँ देखते हैं कि स्टेम में एक रीजन मिलेगा जहाँ से लीफ डेवलप हो रही है, लीफ ग्रो करेगी। वो रीजन स्टेम में क्या कहलाएगा, लीफ गैप कहलाता है। तो ट्राइलैक्यूनर नोड, फिर उससे बनी प्रिमिटिव प्लांट, जो ट्राइलैक्यूनर नोड होती है वो प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप में पाई जाती है, जैसे रेनल्स हो गया, मैग्नोलेडी हो गए। इसी तरीके से मल्टीलैक्यूनर लीफ नोड है जो वो मिलेगी एपियेसी और एडवांस फैमिलीज में यह पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं वैस्कुलर सिस्टम में जाइलम। जो प्रिमिटिव जाइलम होता है वो किन में मिलता है, फर्न लाइक प्लांट्स में पाया जाएगा, फर्न लाइक होगा। इसी तरह से इनमें ट्रैकिड्स पाई जाती है, इलोंगेटेड सेल्स, इलोंगेटेड होता है प्रिमिटिव जाइलम। तो फर्न लाइक होगा, जैसे कि फर्न प्लांट है उनमें मिल रहा था उसी तरह का मिलेगा। ट्रैकिड्स पाई जाती है इसमें, इलोंगेटेड होता है ये और सक्रिय। जो ट्रैकिड्स होंगी वो इलोंगेटेड और सक्रिय होती है, सिलेंडर। इसी तरह से और स्क्लेरिफॉर्म बॉर्डर पिट्स इसमें पाए जाते हैं। सिलेंडर मतलब गोल होगी और नैरो यह होती है। तो ये प्रिमिटिव जाइलम के करैक्टर हैं। इस प्रकार का प्रिमिटिव जाइलम प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है कि जिसमें ट्रैकिड्स इलोंगेटेड, पतली और बेलनाकार होंगी और स्क्लेरिफॉर्म बॉर्डर्ड पिट इसमें पाए जाते हैं। जो जाइलम टिश्यू के ऊपर जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें बताया गया है कि प्रिमिटिव जाइलम कैसा है और एडवांस टाइप का जाइलम कैसा है। तो इस प्रकार का प्रिमिटिव जाइलम इसमें पाया जाता है। प्रिमिटिव वुडी एंजियोस्पर्म जैसे एम्बोरेलेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, विंट्रेसी, इन फैमिलीज में क्या होता है, वेसल लेस एंजियोस्पर्म ये कहलाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फैमिली है चारों, क्योंकि इनमें क्या होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट है और एंजियोस्पर्म होने के बाद भी इनमें वेसल एब्सेंट होती है। केवल जाइलम में ट्रैकिड्स ही पाई जाएंगी, वेसल लेस एंजियोस्पर्म ये कहलाते हैं। जाइलम शो सिमिलैरिटी विद प्रिमिटिव टेरिस्पर्म। तो यह टेरिस्पर्म जो फर्न है उससे सिमिलैरिटी शो करता है। वेसल डेवलप होती है और इसमें क्या होता है कि ट्रू स्क्लेरिफॉर्म पिट्स आर रिप्लेस्ड बाय सर्कुलर बॉर्डर्ड पिट्स। जब वेसल डेवलप हुई है प्लांट में तो वहां पे क्या हुआ है, जो स्क्लेरिफॉर्म पिट्स थे जो कि प्रिमिटिव टाइप के थे तो ये तो रिप्लेस हो गए सर्कुलर बॉर्डर्ड पिट्स के थ्रू। जो सर्कुलर बॉर्डर पिट है उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से जाइलम में जो पिथरेज होती हैं वो हेट्रोजीनस टाइप की डेवलप हुई। हेट्रोजीनस टाइप की जो पिथरेज हैं वो डेवलप हुई हैं, मज्जा रश्मियाँ। अब देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या होती है, सीव सेल और सीव ट्यूब इसमें पाई जाती है। फ्लोएम के फॉसिल स्ट्रक्चर या जीवाश्म संरचनाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं होते, तो इसलिए फ्लोएम के प्रिमिटिव और एडवांस करैक्टर को स्टडी करना कठिन होता है। क्योंकि जाइलम तो क्या होती है, वुड होती है, तो इसलिए उसके तो फॉसिल मिल गए, लेकिन फ्लोएम में क्या होता है कि ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, पैरेनकाइमेटस होता है ज़्यादातर, और तो इसलिए इसकी जो फॉसिल स्ट्रक्चर है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रह पाती। तो इसलिए इसकी जो फॉसिल स्टडी है वो कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। फिर भी जैसे प्रिमिटिव प्लांट के फ्लोएम देखते हैं तो वहां पे देखते हैं कि प्रिमिटिव फ्लोएम कैरेक्टर्स किस तरह से मिलते हैं। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में प्रिमिटिव फ्लोएम पाया जाता है। इसमें सीव सेल में सीव एरिया स्पेशलाइज्ड नहीं होता है। जो सीव सेल में सीव एरिया पाया जाता है, जैसे फ्लोएम के ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट टॉपिक बना रखा है, वीडियो है टॉपिक के ऊपर,
तो उसमें भी काफ़ी स्ट्रक्चर इसमें बताई गई है कि सीव एरिया क्या होता है और किस किस तरह से होता है। तो इस तरह से इसमें जो सीव सेल होती है उसमें सीव एरिया स्पेशलाइज्ड नहीं होते। सीव प्लेट सेल की रेडियल वॉल पर होती है, जो रेडियल वॉल होगी उसके ऊपर ये पाई जाती है। प्रिमिटिव फ्लोएम प्रिमिटिव जाइलम वाले प्लांट्स में पाया जाता है। जो प्रिमिटिव जाइलम मिलेगा वहीं पर प्रिमिटिव फ्लोएम पाया जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि विकास के साथ सीव एलिमेंट साइज में छोटे होते गए और सीव प्लेट टर्मिनल वॉल पर निर्मित हो गए। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन के साथ क्या हुआ है, जो सीव एलिमेंट थे वो साइज में छोटे हो गए। छोटे हो जाने से क्या हुआ, जो सीव प्लेट थी वो टर्मिनल वॉल पे आ गई। पहले जो रेडियली अरेंज्ड थी, अब वो टर्मिनल वॉल पर आकर के फिक्स हो गए। तो अब यहाँ पर ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं, ऑस्ट्रोवेलिया और मैग्नोलियल्स। इसमें क्या है, ये जो मैग्नोलियल्स इसका जो जीनस है उसमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। जो प्रिमिटिव फ्लोएम होगा उसमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। इन ऑल एंजियोस्पर्म प्लांट कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट। सभी एंजियोस्पर्म प्लांट में कंपेनियन सेल्स पाई जाएगी, सहकोशिका कहते हैं इसे हिंदी में। तो ये इसमें पाई जाती है, लेकिन जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनमें कंपेनियन सेल एब्सेंट है। एडवांस्ड फ्लोएम फ्लोएम फाइबर ज़्यादा पाया जाता है और बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल इसमें पाए जाते हैं। तो एडवांस फ्लोएम के कैरेक्टर्स होते हैं क्या, कि एक तो फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी और दूसरा बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कैम्बियम एंड वैस्कुलर बंडल। कैम्बियम और वेस्कुलर बंडल की जब हम इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं तो उसमें देखते हैं कि वुडी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट में वेल डेवलप्ड कैम्बियम पाई जाती है। जैसे डाइकॉट प्लांट है उनमें कैम्बियम डेवलप होती है, जो कि मोनोकॉट प्लांट में सिर्फ एक्सेप्शन वाले प्लांट्स पाए जाते हैं जिनमें कैम्बियम उपस्थित रहती है, जबकि मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट होती है। तो जो वुडी एंजियोस्पर्म प्लांट थे उनमें वेल डेवलप्ड कैम्बियम पाई जाती है। फिर इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के साथ क्या हुआ, जो कैम्बियम थी वो रिड्यूस्ड हो गई। इसी तरह से हर्बेशियस प्लांट लेस डेवलप्ड कैम्बियम इनमें पाई जाती है। मोनोकॉट इनमें कैम्बियम कंप्लीटली एब्सेंट होती है। तो जो वुडी प्लांट है, वुडी में तो बिल्कुल वेल डेवलप्ड कैम्बियम मिलेगी। उसके बाद जो हर्बेशियस होती है इसमें लेस डेवलप्ड कैम्बियम मिलती है और मोनोकॉट्स में कंप्लीटली एब्सेंट होती है, सिर्फ एक्सेप्शन में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है प्रिमिटिव वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन रिंग। जैसे डायकॉट में हम देखते हैं, डायकॉट प्लांट मोनोकॉट से प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव कैरेक्टर क्या होगा कि वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज पाए जाते हैं। जैसे ये है, इसमें इस तरह से ये अरेंज मिल रहे हैं। जबकि एडवांस करेक्टर है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, जो कि मोनोकॉट में पाए जाते हैं। तो स्कैटर्ड कैसे होंगे, जैसे ये ग्राउंड टिश्यू हो गया और इसमें इस तरह से फैले हुए मिलेंगे। तो इस तरह के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो एडवांस होते हैं, जो स्कैटर्ड फॉर्म में मिल रहे हैं, बिखरे हुए मिल रहे हैं ग्राउंड टिश्यू में। जबकि प्रिमिटिव क्या हो गया, एक रिंग में अरेंज मिलते हैं। फिर अब यहाँ पर देखते हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर, पुष्पीय संरचनाएं। कि अब जब जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स थी उनके बारे में हमने देख लिया कि किस तरह से प्रिमिटिव होते हैं और किस तरह से एडवांस पाए जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर। फ्लोरल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है तो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रिमिटिव फ्लावर या आद्य पुष्प। प्रिमिटिव फ्लावर में क्या था कि ऑल फ्लावर फ्लोरल स्ट्रक्चर अरेंज स्पाइरली। जितनी भी फ्लोरल स्ट्रक्चर होती है वो थैलेमस पर स्पाइरली अरेंज्ड होती है, सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती है। लीफ लाइक या पर्ण सदृश होती हैं और जो फ्लोरल स्ट्रक्चर पुष्पीय संरचनाएं साइज में बड़ी पाई जाती हैं। जो बड़े साइज के फ्लावर हैं वो प्रिमिटिव फ्लावर का कैरेक्टर है। इसी तरह से मैग्नोलिडी में प्रिमिटिव फ्लावर कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो ये जो संरचनाएं स्पाइरली अरेंज्ड है, लीफ लाइक होती हैं, साइज में बड़ी होती है स्ट्रक्चर। फ्लोरल स्ट्रक्चर के विकास में दो मुख्य समूह निर्मित किए गए। सबसे पहला तो यहाँ पर यह है कि विकास के दौरान फ्लोरल स्ट्रक्चर का एग्रीगेशन, एकत्रीकरण, या फ्लोरल स्ट्रक्चर का रिडक्शन। तो जब विकास हुआ, इवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ, फ्लोरल स्ट्रक्चर का एग्रीगेशन हुआ है, या तो वो इकट्ठे हुए हैं और या फिर उनका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन देखने को मिलता है एस्ट्रेसी फैमिली में, यूफोरबिएसी फैमिली में। इसी तरह से दूसरा पॉइंट यह है कि फ्लोरल स्ट्रक्चर का डिफरेंशिएशन एंड इलेबोरेशन में मॉर्फोलॉजिकल इंटीग्रेशन, आकार की ये संगठन पाया जाता है।
तो ये आकारी के संगठन है उसमें क्या है कि किस तरह से इनका डिफरेंशिएशन हुआ है और किस तरह से इनका विस्तारण हुआ है, इलेबोरेशन हुआ है। तो इसमें क्या मॉर्फोलॉजिकली ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। फ्लोरल स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन की एक निश्चित डायरेक्शन तय करना संभव नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लोरल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये नहीं कह सकते कि एक ही डायरेक्शन हुआ है। किसी का एग्रीगेशन हुआ है, किसी का बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन हुआ है। तो ये दो अलग अलग टाइप से हुआ है, किसी में कोई स्ट्रक्चर रिड्यूस हुई है तो कोई डेवलप हुई है। तो इस तरह से एक निश्चित डायरेक्शन में इसका इवोल्यूशन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ देखते हैं इन वन फ्लावर बोथ कैरेक्टर प्रिमिटिव एंड एडवांस पाए जाते हैं, जैसे कि रेननकुलेसी का नाइजीलिया। ये इम्पॉर्टेंट है। तो रेननकुलेसी के नाइजीलिया में क्या होता है, सिनकार्पस स्ट्रक्चर देखी जाती है, प्रिमिटिव फैमिली है, और उसके जबकि इसमें एपोकार्पस कंडीशन देखी जानी चाहिए। एपोकार्पस में मतलब जो दोनों कार्पल होते हैं गायनोइशियम में, जो कार्पल होंगे वो अलग अलग होंगे। लेकिन रेननकुलेसी प्रिमिटिव फैमिली होने के बाद भी नाइजीलिया में सिनकार्पस कंडीशन यहाँ पर देखी जाती है। एपोसाइनेसी एक्सलेपीडिएसी अब यहाँ पर एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो दोनों कैरेक्टर हैं प्रिमिटिव और एडवांस, वो फैमिली प्रिमिटिव में भी एडवांस मिल सकता है और एडवांस में भी प्रिमिटिव कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। जैसे ये तो एडवांस फैमिली है दोनों, एपोसाइनेसी और एक्सलेपीडियसी। उसके बाद भी यहाँ पे एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे टर्म दिए हुए हैं, जैसे सिनकार्पस। सिनकार्पस कहते हैं कार्पल्स आर जॉइंड टुगेदर, जो कार्पल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और एपोकार्पस कार्पल्स से जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक्सेप्शन देखते हैं, जैसे पॉलीपेटली फैमिली। पॉलीपेटली फैमिली में क्या होगा, फ्यूज्ड कैलिक्स एंड कोरोला पाए जाते हैं, जबकि गेमोपेटली में फ्री कैलिक्स एंड कोरोला यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जबकि नॉर्मली पॉलीपेटली फैमिली में क्या होता है, फ्री फ्लोरल स्ट्रक्चर पाई जाएंगी, जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोइशियम, गाइनोसेप्स, सब फ्री होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या मिल रहा है कि यहाँ पर भी फ्यूज देखने को मिल रहा है, कि जुड़े हुए हैं आपस में। इसी तरह से गेमोपेटली में क्या होगा, गेमोपेटेली में जो फ्यूज्ड स्ट्रक्चर पाई जाते हैं कैलिक्स और कोरोला, और यहाँ पर फ्री देखने को मिल रही है। तो ये सारे इसके एक्सेप्शन होते हैं। फ्लोरल स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन के लिए एक दिशा निर्धारित करना संभव नहीं है। अकॉर्डिंग टू एम्स, एम्स ने क्या बताया कि प्रिमिटिव फ्लावर थे, इनमें इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन के बाद एडवांस फ्लावर बने। तो प्रिमिटिव फ्लावर के किस तरह के थे, इनमें मोनोइशियस होते थे। प्रिमिटिव फ्लावर मोनोइशियस या बायसेक्सुअल होते थे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में पाए जाते थे। तो ये हो गया मोनोइशियस या बायसेक्सुअल। और ये प्रिमिटिव ग्रुप्स या फैमिलीज या जो ऑर्डर क्लासेस हैं उनमें ही पाए जाते थे प्रिमिटिव फ्लावर। इनका इवोल्यूशन हुआ, एडवांस फ्लावर बने। एडवांस फ्लावर कैसे थे, या तो मेल फ्लावर बनेगा या फिर फीमेल फ्लावर बनेगा, दोनों अलग अलग फ्लावर बनेंगे। और ये यूनिसेक्सुअल होते थे, एक लिंगी। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए यह इवोल्यूशन हुआ था, कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। इसके लिए इस टाइप के फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ, जिन जो कि डायशियस या यूनिसेक्सुअल फ्लावर थे। अब यहाँ पर स्टामेन दिखाया गया है कि पुंकेसर या स्टामेन, जैसे ऑस्ट्रोबेलिया। ऑस्ट्रोबेलिया काफी प्रिमिटिव प्लांट है, तो इसमें कैसा मिल रहा है, लैमिनर लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है स्टामेन, कि ये लीफ जैसा होता है। मैग्नोलिया ये इससे थोड़ा एडवांस है, तो इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है कि इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रही है और लीफ लाइक ही है ये भी। इसी तरह से लिलियम, लिलियम है जो ये कम्प्लीटली मतलब डेवलप्ड है पूरा, डेवलप्ड स्टामेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि जो स्टामेन जैसे कनेक्टिव फिलामेंट और इस तरह से ये डिफरेंशिएटेड होता है। प्रिमिटिव स्टामेन में लैमिनर होता है, लीफ लाइक, फिलामेंट और कनेक्टिव में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं कि लैमिनर मिलेगा, पत्ती के समान मिलेगा, पर्ण समान, और फिलामेंट और कनेक्टिव इसमें नहीं पाए जाते हैं। मध्य में एक मीडियम एंड दो लेटरल वेस्कुलर ट्रेस इसमें पाई जाती हैं, संवहनी रेखाएं इसमें पाई जाएंगी। स्टामेन के एडैक्सियल सरफेस अभ्यक्ष सतह पर मीडियन वेन के दोनों तरफ एक एक लंबी और सक्रिय माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणु पाई जाती है। कनेक्टिव एंड फिलामेंट इसमें एब्सेंट होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोफिल के स्टेराइल टिश्यू में धसी हुई रहती है।
कि लीफ लाइक मिलेंगे, माइक्रोस्पोरेंज, और इसमें कनेक्टिव फिलामेंट भी एब्सेंट है, लीफ लाइक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो किनारों की तरफ मिलेगी, और उसमें जो माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं वो स्टेराइल टिश्यू में धसी हुई रहेगी। पॉलन ग्रेन इसमें मोनोकॉलपेट टाइप के होते हैं। इवोल्यूशन के साथ लीफ लाइक स्टामेन में रिडक्शन हुए और एडवांस स्टामेन, कनेक्टिव फिलामेंट और एंथर इस तरह के डेवलप हुए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो पहले जो लीफ लाइक स्टामेन मिल रहा था अब वो वैसा नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या हुआ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी जो रिड्यूस हो गई और एडवांस टाइप के स्टामेन मिले जिसमें कनेक्टिव भी पाया जाता था, फिलामेंट और एंथर इनमें यह डिफरेंशिएटेड रहते थे। तो इस तरह से ये मिलने लगा और यह डेवलप हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्पल। कार्पल क्या होता है, अंडक। प्रिमिटिव कार्पल कैसे थे, संख्या में अनेक पाए जाते थे, प्रिमिटिव टाइप के जो आद्य प्रकार के मिलेंगे, और ऑब्लिक होते थे, त्रियक, एलिप्सॉइडल दीर्घवृत्तीय, और कॉन्डुप्लिकेट समतलवर्त इस टाइप के ही होते थे। प्रिमिटिव कार्पल का मुख्य लक्षण था पॉलिनेशन के समय कार्पल कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं होते थे। प्रिमिटिव कार्पल का सबसे मेन कैरेक्टर है कि एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती थी जिसमें कार्पल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते थे, और जब पॉलिनेशन होता था वो कार्पल कंप्लीटली क्लोज नहीं होता था। इसका एग्जाम्पल है डिजिनेरिया। तो इस तरह से डिजिनेरिया में कार्पल पाया जाता है। जो ये कार्पल की स्ट्रक्चर दी हुई है ये कंप्लीट, इसमें एक क्लेफ्ट मिलती है यहाँ पर जिसके कारण ये हमेशा खुला रहता है, और ये ओव्यूल है और ये लोक्यूल इसमें पाई जा रही है। ओपन कार्पल विद स्टाइल एंड स्टिग्मा प्रिमिटिव कार्पल था, जिसमें क्या कार्पल भी ओपन थी और स्टाइल और स्टिग्मा इस तरह से ओपन मिल रही थी। तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर था। जबकि एडवांस एंजियोस्पर्म में क्या हुआ, क्लोज्ड कार्पल मिलने लगी, और जो पॉलन ग्रेन थे वो ओव्यूल से दूर स्टिग्मा पर गिरते हैं। तो एडवांस का कैरेक्टर क्या हो गया, एक तो क्लोज्ड कार्पल और दूसरा कैरेक्टर है पॉलन ग्रेन ओव्यूल से दूर स्टिग्मा पर गिरते हैं, जहां पर वो जर्मिनेट होते हैं और उसके बाद उसमें से दो न्यूक्लियाई निकल करके आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि जो प्रिमिटिव टाइप का कार्पल था उसका कैरेक्टर ये था कि जो कार्पल है वो ओपन टाइप का मिलेगा और स्टाइल और स्टिग्मा भी ओपन टाइप के इसमें रहते हैं। अब ये सारे कैरेक्टर्स देखने के बाद जो साइंटिस्ट या बॉटनिस्ट थे उन्होंने यह रिजल्ट निकाला कि जो हाइपोथेटिकल एंजियोस्पर्म प्लांट है वो किस तरह से रहा होगा जिससे कि सभी एंजियोस्पर्म प्लांट का डेवलपमेंट या इवोल्यूशन हुआ है। तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में कल्पना की, और इस काल्पनिक एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में उन्होंने ये बताया कि क्या क्या उनके कैरेक्टर्स थे जो एडवांस थे और क्या क्या उनके प्रिमिटिव कैरेक्टर थे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि प्रिमिटिव एंड एडवांस कैरेक्टर जानने के बाद साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेटिकल एंजियोस्पर्म प्लांट की कल्पना की जिसके फॉलोइंग कैरेक्टर्स थे। पहला है इसमें हाइपोथेटिकल एंजियोस्पर्म एवरग्रीन या सदाहरित वृक्ष या झाड़ी रहा होगा। जैसा हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि सदाहरित वृक्ष या झाड़ी रहा होगा। उसके बाद मोस्ट ट्रॉपिकल रीजन में इसका ओरिजिन हुआ होगा, नम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। पत्तियां इसमें सिंपल एंटायर मार्जिन और अल्टरनेट टाइप की पाई जाती होंगी। प्रिमिटिव कैरेक्टर है सिंपल एंटायर मार्जिन और अल्टरनेट लीफ। इसी तरह से स्टिपुलेट होगा, स्टिप्यूल इसमें उपस्थित होगी, वेनेशन इसमें रेटिकुलेट पाया जाता होगा, और स्टोमेटा इसमें रेननकुलेशियस टाइप के, और नोड इसमें यूनिलैक्यूनर जिसमें दो लीफ ट्रेस और ट्राइलैक्यूनर इस प्रकार की पाई जाती होगी। कैम्बियम इसमें पाई जाती थी, उपस्थित थी, और वेसल लेस होते थे ये, और एनुअल रिंग इसमें एब्सेंट होती थी। वेसल लेस थे और एनुअल रिंग इसमें एब्सेंट थी। इसी तरह से ट्रैकिड्स इसमें फर्न लाइक ट्रैकिड्स पाई जाती थी। प्रिमिटिव स्क्लेरिफॉर्म बॉर्डर्ड पिट यहाँ पर उपस्थित होते थे। वुड पैरेनकाइमा इसमें डिफ्यूज यूनिसेरिएट एक पंक्तिक और मल्टीसेरिएट टाइप की, और पिथरेज मज्जा रश्मियां इसमें उपस्थित होंगी। यूनिसेरिएट पिथरेज भी हो सकती है, मल्टीसेरिएट भी हो सकती है, एक पंक्ति में या बहुपंक्ति में उपस्थित हो सकती है। इसी तरह से जो जाइलम में हम देखते हैं, जाइलम टिश्यू पढ़ते हैं उसके अंदर ही आती है वुड पैरेनकाइमा। इसी तरह से फ्लावर, फ्लावर यहाँ पर सॉलिटरी टर्मिनल एकल अंतस्थ रूप में लगते थे, मतलब जो टर्मिनल एंड पर अकेला फ्लावर लग रहा है
वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है। इसी तरह से बड़े और शोभाकारी, जो फ्लावर साइज में बड़े होते हैं और जो ऑर्नामेंटल टाइप के फ्लावर्स होते हैं। टेपल्स स्पाइरली अरेंज्ड, जो इसके टेपल्स होते हैं सेपल प्लस पेटल, ये स्पाइरली अरेंज्ड पाए जाते थे और कैलिक्स एंड कोरोला इसमें एब्सेंट होते थे। अब यहाँ पर देखते हैं स्टामेन। स्टामेन यहाँ पर स्पाइरली अरेंज्ड होते थे क्योंकि फ्लोरल ऑर्गन्स सारे इसमें स्पाइरली अरेंज्ड पाए जाएंगे। नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कनेक्टिव एंड फिलामेंट। और जो स्टामेन होता है वो लैमिनर मिलता है, जैसे ऑस्ट्रोबेलिया का देखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने, तो उसी तरह का इसमें पाया जाता है। और इसमें कनेक्टिव और फिलामेंट्स एब्सेंट होते हैं। लैमिनर होता है लीफ लाइक, और माइक्रोस्पोरेंजिया एम्बेडेड इन स्टेराइल टिश्यू। और जो स्टामेन का जो स्टेराइल टिश्यू है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया एम्बेडेड मिलती है। इसी तरह से जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो मोनोकॉल्पेट पाए जाते हैं। पॉलिनेशन इंसेक्ट द्वारा होता है इसमें। और गाइनोइशियम स्पाइरली अरेंज्ड कार्पल्स इसमें पाए जाते हैं। तो प्रिमिटिव फ्लोरल फ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि जितने भी फ्लोरल ऑर्गन यहाँ पर पाए जाएंगे वो सारे स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं स्टाइल इसमें एब्सेंट होती है, स्टिग्मा पाई जाएगी, ग्लैंडुलर होती है और पॉलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रियोसेक मोनोस्पोरिक होता है। जब हम एम्ब्रियोसेक के बारे में देखेंगे आगे के टॉपिक्स में तो वहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर और एंड टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक देखेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक कैसा होता है। फिर देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ट्रिपल फ्यूजन के बाद अधिक मात्रा में ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भ्रूणपोष और स्मॉल एम्ब्रियो इसमें बनता है। डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर भी हम कंप्लीट टॉपिक आगे के नेक्स्ट वीडियोस में बनाएंगे। इसी तरह से एम्ब्रियो दो और ज़्यादा कॉटिलिडन्स इसमें पाए जाते हैं। जैसे डाइकोटिलिडन है प्रिमिटिव है और मोनोकोटिलिडन एडवांस है, तो दो कोटिलिडन इसमें पाए जा रहे हैं एम्ब्रियो में। तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो एपिजियल टाइप का पाया जाता है। थैंक यू।